हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूं कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। तो बच्चों, आपने स्क्रीन पर देखा कक्षा 8वीं की है क्लास और विषय है आज का गणित। गणित विषय में हमारा आज का जो पाठ है वह है आपके पाठ्य पुस्तक से पाठ 7वां वेरिएशन, जिसका दूसरा भाग आज हम देखेंगे। विचरण भाग 2, जिसके अंतर्गत हमारी आज की चर्चा होगी प्रतिलोम विचरण, अप्रत्यक्ष विचरण, इनवर्स वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM के वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो चर्चा शुरू करने के पहले हमने अपने पिछले लेसन में विचरण के पहले प्रकार को जाना। उसमें हमने अनुपात से समानुपात देखा और समानुपात से फिर वह प्रत्यक्ष विचरण में किस तरह लिखा जाता है वह हमने समझा। तो समानुपात को ही हम प्रत्यक्ष विचरण में लिखते हैं। और उदाहरण था हमारा एक पेंसिल और उसके मूल्य का, जिसको कि आपने देखा था। तो पेंसिल का मूल्य और पेंसिल की संख्या, उसी प्रकार पुस्तक का मूल्य, पुस्तक की संख्या, ये सब जो हैं समानुपात में होते हैं। मतलब जैसे जैसे पुस्तक की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कुल मिलाकर उसका मूल्य भी बढ़ता जाएगा, यानी ज़्यादा दाम देना पड़ेगा। तो चाहे पुस्तक का मूल्य हो चाहे पेंसिल का मूल्य हो, वो समानुपात में होते हैं, इसलिए वह प्रत्यक्ष विचरण के अंतर्गत आते हैं। तो संख्या और मूल्य प्रत्यक्ष विचरण में हैं, और इसको हमने चिन्ह द्वारा कैसे लिखा था वो आपको याद आया। विचरण का चिन्ह है ये अल्फा। तो विचरण का चिन्ह लगाते हैं। प्रत्यक्ष विचरण होगा तो हम सीधे सीधे दोनों घटकों के बीच में विचरण का चिन्ह लगाते हैं, यानी समानुपात में होगा तो विचरण का समीकरण कैसे बनता है। तो हम चलते फिर से पुस्तक की संख्या से हम सीधे चलते हैं अपने उदाहरण पर, पेंसिल की संख्या और उसके मूल्य पर। अगर हम पेंसिल की संख्या x माने और मूल्य y माने तो हमने ये देखा कि ये समानुपात में है, इसलिए प्रत्यक्ष विचरण का चिन्ह लग गया। और उनका अनुपात भी हमने देखा था कि वह हमेशा स्थिर होता है, यानी अगर दोनों घटकों को एक दूसरे से भाग दें तो हर बार स्थिर पद आएगा, जिसको कि हमने अचरांक k कहा था। तो x बराबर तिरछा गुणा होकर ky बन गया यह एक समीकरण, जिसे कि विचरण का समीकरण कहा जाता है। वो भी प्रत्यक्ष विचरण के लिए यह विचरण का समीकरण है, तो हमने जो पिछली बार देखा था। और हमने किन स्टेप द्वारा, सोपान द्वारा हमने यह प्रश्न हल किया था। तो ऐसे प्रश्नों में दो बातें बहुत ज़रूरी है। पहला कि प्रश्न को दो भागों में बांटना, और दूसरा दो भागों में जो दो घटक है उसको पहचानना।
एक बार हमने ये क्लियर पहचान लिया, उसके बाद फिर हम दोनों घटकों के मान से विचरण का समीकरण बनाएंगे और उस समीकरण से k का मान मिलेगा और k का मान मिलने के बाद फिर दूसरा जो भाग है प्रश्न का, उसमें जो दोनों घटकों में से एक मान दिया गया है, एक मान ज्ञात करना है, उसका उपयोग करते हुए k का उपयोग करते हुए विचरण के समीकरण में मान रखेंगे और जो अज्ञात मान है, जो पूछा गया मान है, उसे हम ज्ञात करते हैं। आज की चर्चा क्या है फिर? आज की चर्चा है अप्रत्यक्ष या प्रतिलोम विचरण, यानी प्रत्यक्ष विचरण का उल्टा, इनडायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन। ये क्या है? क्या ऐसा भी हो सकता है? ध्यान से देखते हैं। एक मजदूर को एक घर बनाने में 100 दिन लगते हैं। उदाहरण है, ध्यान से सुनो बच्चों। एक मजदूर है, उसको एक घर बनाने के लिए दे दिया गया है, तो वो 100 दिन में वह घर बनाता है। तो मुझे बताइए, अगर एक के बजाय 2 मजदूर काम करें तो क्या वही घर 200 दिन में बनेगा, ज़्यादा दिन में बनेगा, या मजदूर बढ़ गए तो दिन कम हो जाएंगे? और अगर मैंने 4 मजदूर लगाए हैं तो क्या वो 400 दिन में बनेगा या और कम हो जाएगा? उसी प्रकार अगर मैंने 10 मजदूर लगाए हैं तो वह घर बनाने में कितने दिन लगेंगे? और अगर मैंने 25 मजदूर एक साथ लगा दिए तो क्या वह घर कम दिन में बनेगा या ज़्यादा दिन में बनेगा? ध्यान से अगर आप निरीक्षण करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर 2 घटक हैं। एक तो मजदूर की संख्या, दूसरा है दिन की संख्या, बराबर? तो पहले एक मजदूर है, 100 दिन लग रहे हैं। ध्यान से समझने की बात है ये। अगर मजदूर 2 हैं, दुगना कर दिया मजदूर को, तो दिन जो है बच्चों वो आधा हो जाएगा, यानी वो 50 दिन में ही बन जाएगा काम, है ना? इतना समझ में आ रहा है? ज़्यादा लोग काम करेंगे तो जल्दी काम खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार 4 यानी 2 से दुगना 4 मजदूर लगा दिए तो 50 का भी आधा यानी 25 दिन में काम पूरा हो जाएगा। उसी प्रकार 10 मजदूर कर दिए, हमें एक के बदले 10 मजदूर कर दिए, यानी मजदूर 10 गुना बढ़ा दिया शुरू से, तो काम भी 10 गुने कम में हो जाएगा, यानी 10 ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। 100 के बजाय 10 दिन में ख़त्म होगा। और 25 कर दिए तो 4 ही दिन में वह घर पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर और जो पहले निरीक्षण था पेंसिल और मूल्य में बहुत अंतर है। क्या फ़र्क है उसको हम ध्यान से देखते हैं। केवल इनकी संख्याओं को ध्यान से देखते हैं कि एक मजदूर 100 दिन लगा, 2 मजदूर 50 दिन लगा उसे काम करने में, 4 मजदूर हैं तो 25 दिन लग गया, 10 मजदूर हैं तो 10 दिन में हुआ, और 25 मजदूर लग गए तो 4 ही दिन में काम पूरा हो गया। तो यहाँ पर संख्या को ध्यान से देखिए, देखा आपने? अब उसको चर्चा करते हैं। ये हमारी संख्या, ध्यान से देखिए। मजदूरों की संख्या बढ़ते जा रही है तो दिनों की संख्या घटते जा रही है, फैलता जा रहा है। मजदूरों की संख्या यानी ज़्यादा हो गया और दिनों की संख्या सिकुड़ती जा रही है, यानी वो कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ अलग दिख रहा है। और पहले क्या था कि जैसे जैसे पेंसिल की संख्या बढ़ रही थी वैसे वैसे उसका मूल्य बढ़ रहा था, दोनों तरफ समान क्रिया हो रही थी, लेकिन यहाँ उल्टा काम हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम अनुपात चेक कर लें, चलो चेक करते हैं कि क्या उनका अनुपात समान है, जैसे कि पहले हमने देखा था। तो 1/100 हो गया ये मजदूर। दूसरा एक अनुपात देखते हैं जहाँ 10 मजदूर और 10 दिन हैं, उनका अनुपात देखते हैं तो 1 हुआ, क्योंकि 10 से 10 कट गया, 1 और 1। तो यहाँ पर देखते हैं तो हर बार अनुपात भिन्न भिन्न आ रहा है, मतलब मजदूर और दिन समानुपात में नहीं है।
तो मजदूरों और दिन की संख्या प्रत्यक्ष विचरण में नहीं है इसका मतलब, वरना ये स्थिर आता, हर बार अनुपात समान आना चाहिए था। तो क्या संबंध है आखिर मजदूर और दिनों की संख्या में, क्योंकि प्रत्यक्ष तो है नहीं, समानुपात तो है नहीं, क्योंकि अनुपात स्थिर नहीं आया। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं। हम क्या करते हैं, मजदूर और दिन का गुणा करके देखते हैं। 1 गुणे 100 कितना आएगा, 100। चलो दूसरे भाग में 2 मजदूर 50 दिन गुणा करके देखते हैं, कितना आया, 100। अरे वाह, वेरी गुड। 4 और 25 का गुणा करके देखते हैं, 4 मजदूर 25 दिन, हो गया 100। और 10 मजदूर 10 दिन में, हो गया 100। इसी तरह 25 मजदूर 4 दिन में, तो भी 100 ही आएगा, हम उसको अभी नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ हमने देखा कि मजदूर और दिन गुणा करने पर पद हो गया स्थिर। तो जब गुणा करने पे पद स्थिर आएगा बच्चों, तो वह विलोमानुपात या प्रतिलोम विचरण होता है। और जब भाग देने पर स्थिर पद होता है तो वह प्रत्यक्ष विचरण होता है या समानुपात में होता है। तो ये मुख्य अंतर है। तो दोनों घटकों का अगर भाग समान है तो प्रत्यक्ष विचरण, और दोनों घटकों का गुणनफल समान है तो वह अप्रत्यक्ष या विलोमानुपात या प्रतिलोम विचरण होता है। ये ध्यान रखेंगे। तो ये तरीका है पहचानने का कि प्रश्न का जो जानकारी दी गई है वो प्रतिलोम है या समानुपात है या प्रत्यक्ष है। ये कैसे चेक करेंगे, तो दोनों तरफ समान रूप से बढ़ रहा है संख्या, अगर हमें ऐसा महसूस होता है तो प्रत्यक्ष है, और एक बढ़ने पर एक घटेगा तो वह अप्रत्यक्ष होगा। अब माना मजदूर x है, दिन की संख्या अगर y है, तो निश्चित है उनका गुणनफल स्थिर हो जाएगा, जो कि एक्स वाई है, गुणा करने पे एक्स वाई आएगा। वो होगा हमेशा स्थिर के, कब, जब ये प्रतिलोम विचरण में होता है। तो एक्स वाई या एक्स गुणे वाई बराबर के, ये हमें एक समीकरण रूप मिलता है प्रतिलोम विचरण का। तो उसे अब कैसे लिखेंगे हम प्रतिलोम विचरण को, चिन्ह में, विलोम के चिन्ह में कैसे लिखते हैं, विचरण के चिन्ह में। तो एक्स और वाई अगर प्रतिलोम विचरण में है, x प्रतिलोम विचरण y, तो हम x विचरण का चिन्ह लगाएंगे और y का प्रतिलोम लिखेंगे। प्रत्यक्ष नहीं है, ये प्रतिलोम है। तो प्रतिलोम क्या होता है, संख्या का प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, 1 वह संख्या, यानी 1/y हो जाएगा, y का 1/y, ये हो गया प्रतिलोम। ओके, तो x प्रतिलोम विचरण y ऐसा पढ़ते हैं, 1/y नहीं, 1/y को प्रतिलोम y पढ़ेंगे। तो x प्रतिलोम विचरण y हो गया, यह हो गया विचरण के रूप में लिखा गया, संकेत के रूप में। और निश्चित है कि x गुणे y स्थिर पद आया हमारे लिए, k आया, तो इसलिए x गुणे y बराबर k, यही विचरण का समीकरण होता है प्रतिलोम विचरण के प्रश्नों में। और x बटे y बराबर k होता है ये प्रत्यक्ष विचरण के समीकरण में, याद रखिए इस बात को। तो ये जानकारी मिलने के बाद अब हम क्या करेंगे, सीधे सीधे प्रश्न हल करते हैं, जिससे हमें ये सारे समीकरण अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। तो प्रश्न संग्रह 7.2 आपके पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 39 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 से शुरू करते हैं, धीरे धीरे प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे। पहला है, नीचे दिए गए कथन को विचरण के चिन्ह का उपयोग करके लिखिए। हमें केवल चिन्ह का उपयोग करके विचरण को लिख देना है। चलिए, पहला है, ध्वनि के तरंग दैर्घ्य की लंबाई L और बारंबारता F में प्रतिलोम विचरण है। पहले से प्रश्न में कहा गया है प्रतिलोम विचरण है, तो L को लिखा हमने, विचरण का चिन्ह लगाया, और प्रतिलोम विचरण F है तो F का प्रतिलोम लिखना है, मतलब 1/F। इस तरह से यह विचरण का चिन्ह लगा के लिखा गया। आ गया समझ में। और प्रत्यक्ष विचरण होता तो क्या करते, 1/F नहीं, सीधे F लिख देते। याद आ रहा है ना, हमने पहले किया था इसे। चलिए और एक उदाहरण इसमें, दीपक या दिया के प्रकाश की तीव्रता इंटेंसिटी I और
दीपक और पर्दे के बीच की दूरी डिस्टेंस d के वर्ग में प्रतिलोम विचरण होता है। तो विचरण तो प्रतिलोम है, I विचरण का चिन्ह, प्रतिलोम d, सही है ये? गलत, और कुछ इसमें छूट गया। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। d के प्रतिलोम विचरण में नहीं लिखा है, d के वर्ग के, वर्ग भूल गए, तो यहाँ पर लिखना होगा d का वर्ग। यह हो गया सही रूप, संकेत के रूप में लिखा गया। अब चलते हैं पेज नंबर 38 पर आते हैं। दूसरा जो प्रश्न है उसमें हमें क्या करना है, दी गई जानकारी के हिसाब से अचरांक यानी k ज्ञात करना है और उसके बाद विचरण का समीकरण लिखना है। यह पहला उदाहरण है, p प्रतिलोम विचरण q, p 15 तब q 4। तो हम विचरण को लिख लेते हैं 1/q, p प्रतिलोम q। तो p गुणे q क्या होगा, स्थिर पद होगा, है ना, ये हमें पता है। प्रतिलोम विचरण में दोनों घटकों का गुणनफल स्थिर होता है। अब p का मान 15 दिया गया है तो हमने 15 लिख दिया, q का मान 4 दिया गया है, 4 लिख दिया। दोनों का गुणा करेंगे तो k मिलेगा बराबर k, इसलिए k बराबर क्या हुआ, 15 चौका 60। तो अचर पद हमें मिल गया अचरांक 60। अब समीकरण है p गुणे q बराबर k, तो p गुणे q बराबर k का मान 60 मिल गया है। तो हमने अभी क्या क्या कर लिया, अचर पद भी ज्ञात कर लिया और इस प्रश्न के विचरण का समीकरण भी प्राप्त कर लिया। p गुणे q बराबर 60। कभी कभी पी क्यू बराबर 60 भी आप लिख सकते हो, गुणे का चिन्ह नहीं लगाते, लेकिन गुणे का चिन्ह लगाने से क्या होगा, समीकरण को हल करते समय आसानी होती है। अगला एक उदाहरण देखते हैं, इसी में अचरांक और समीकरण ज्ञात करना है। तीसरा उदाहरण है, s प्रतिलोम विचरण t का वर्ग और s 4 है तो t 5 है। चलिए तो हम लिखेंगे पहले जो दिया गया विचरण है। अब समीकरण कैसे मिलेगा, s गुणे दूसरा घटक है t का वर्ग, तो उनका गुणनफल अचर होगा, इसी से हमें समीकरण प्राप्त होगा, k का मान मिलेगा। s का मान है 4, t का मान है 5, तो 5 का वर्ग हो गया बराबर k। हल करेंगे, सरल करेंगे तो 4 गुणे 5 का वर्ग 25, गुणा करने पे मिलेगा k, अर्थात k बराबर 100। और समीकरण क्या होगा, s गुणे t का वर्ग बराबर k, तो s गुणे t का वर्ग बराबर k तो 100 है, मिल गया हमें। तो हमें यहाँ पर अचर पद का मान मिल गया 100 और समीकरण भी मिल गया इस प्रश्न के विचरण का, s गुणे t का वर्ग बराबर 100। चलिए एक उदाहरण और इसमें से देखते हैं, चौथा, दूसरे का चौथा, x प्रतिलोम विचरण y का वर्गमूल और x 15 है तब y 9 है। तो हम पहले लिखेंगे दिया गया विचरण, उसके बाद समीकरण रूप देंगे x गुणे करनी में y या y का वर्गमूल बराबर k आएगा। अब x का मान जो दिया गया वो रख लेंगे और y का मान जो दिया गया है वो करनी के अंदर आ जाएगा, 9 बराबर k। अब सरल करेंगे तो 15 गुणे करनी में 9 मतलब 9 का वर्गमूल 3 आ गया, गुणा कर दिया तो k का मान मिलेगा। तो k का मान कितना आएगा, 15 तियाँ 45, 45। और समीकरण रूप होगा x गुणे करनी में y बराबर k, तो x गुणे करनी में y बराबर k का मान 45। तो अचर पद हो गया k 45 और इस प्रश्न के विचरण का समीकरण x गुणे करनी में y बराबर 45। तो हमने समीकरण बनाना भी सीख लिया, अचर पद ज्ञात करना भी सीख लिया। इसी का उपयोग अब प्रश्न पहले में होता है, यानी शाब्दिक प्रश्नों में होता है कि दो घटक मजदूरों की संख्या और दिन की सारणी दी गई है, दो जगह जानकारी दी गई है, बाकी जगह एक एक पद
ज्ञात करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ दो घटक है, मजदूर और दिनों की संख्या। तो माना मजदूरों की संख्या x, दिनों की संख्या y है। ये तो हर प्रश्न में यही मानना है हमको, इसी तरह से दो घटकों को। और हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ये प्रतिलोम विचरण में है। क्यों? कि जैसे जैसे मजदूरों की संख्या बढ़ेगी दिनों की संख्या घटेगी, हमने शुरू में ही देखा, इसलिए प्रतिलोम विचरण है। तो उसको संकेत में कैसे लिखेंगे? x बराबर, बराबर मतलब विचरण का चिन्ह, x विचरण का चिन्ह प्रतिलोम, या x प्रतिलोम विचरण y, इसलिए x गुणे y बराबर k। ये हो गया, k अचरांक है और इसी से विचरण का समीकरण बनेगा, एक्स वाई बराबर k। तो हम x गुणे y ही रखेंगे अक्सर हल करते समय, एक्स वाई बराबर k, इस तरह विचरण का समीकरण बनेगा। चलिए इसी जानकारी से अब जो प्रश्न में दी गई जानकारी है उसको देखते हैं। तो पहली जानकारी में मजदूरों की संख्या 30 है तो दिनों की संख्या 6, यानी x 30 तो y 6। और एक जगह दिया x 20 तो y 9। कोई भी ये दो जानकारी यानी में से हम k का मान ज्ञात कर सकते हैं, 30 और 6 लेकर भी, 20 और 9 लेकर भी। तो हम क्या करते हैं, कोई एक लेकर हम विचरण का समीकरण या पहले k ज्ञात करेंगे। तो पहले हम लेते हैं 30 और y 6। तो जब x 30 तो y 6, तो मान रखा x का 30 और y का 6 और बराबर k, इसलिए k का मान हो गया 30 गुणे 6 180। और समीकरण क्या बनेगा? x गुणे y बराबर k, तो 180 हो गया। तो ये हमारे इस प्रश्न का समीकरण हुआ विचरण का। अब चलते हैं जहाँ पर प्रश्न है, उसमें x का मान ज्ञात करना है, y का मान दिया गया है। अर्थात जब अब x का मान ज्ञात करना है तब y 12 है वहाँ। तो अब सीधे सीधे समीकरण x गुणे y बराबर 180 हमें मिला ही है। अब इस जानकारी में x का मान ज्ञात करना है और y कितना है, ऊपर देखा प्रश्न में 12। तो 180 समीकरण में है, 12 दिया गया है। हल करेंगे, x बराबर 180 बटे 12, काटेंगे 12 से, कट जाएगा, 12 एकम 12 और 12 एकम 12, 12 पचे 60, 15 बार। आप छोटी संख्या से भी काट सकते हैं। x का मान आ गया 15, यानी मजदूरों की संख्या 15 होगी तो दिन 12 होंगे। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो x 10 दिया गया है, y ज्ञात करना है। फिर आगे बढ़ेंगे तो x ज्ञात करना है, y का मान 36 दिया गया है। यही तरीका अपनाएंगे। तो मैंने एक उदाहरण बता दिया, इसके बाकी दोनों उदाहरण आप ही हल करेंगे। चलिए हम नया तरीका है ना, नया प्रश्न देखते हैं, शाब्दिक प्रश्न। ध्यान से देखिए, तीसरा प्रश्न है, सेबों के ढेर के सभी सेब पेटी में भरे जाते हैं। प्रत्येक पेटी में 24 सेब रखें तो उसे भरने के लिए 27 पेटियां लगती हैं। यदि प्रत्येक पेटी में 36 सेब रखें तो भरने के लिए कितनी पेटियां लगेंगी? बच्चों ये ध्यान रखिए, पेटी में अगर ज़्यादा सेब डालेंगे तो कम पेटी लगेगा, कम सेब डालेंगे तो ज़्यादा पेटी लगेगा भरने के लिए, है ना। तो इसका मतलब ये प्रतिलोम विचरण है, ये हमें पहले समझ लेना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें कौन कौन से दो घटक हैं प्रश्न में? तो सेब है और पेटी की संख्या है। तो सेब दिया गया है, पेटी की संख्या दी गई है पहले भाग में, और सेब की संख्या और पेटी की संख्या निकालनी है दूसरे भाग में। तो माना सेबों की संख्या x और पेटियों की संख्या y है, ये दो घटक मान लिया हमने। और हमने ये भी देखा सेबों की संख्या और पेटियों की संख्या में प्रतिलोम विचरण होगा, इसलिए उसको हम विचरण के रूप में x प्रतिलोम विचरण y इस तरह लिखेंगे और विचरण का समीकरण बनाएंगे, x गुणे y बराबर k। अब x का मान पहली जानकारी में 24 है तो पेटी y बराबर 27 है। इन दोनों मान से हम क्या करेंगे, 24 गुणे 27 बराबर k का मान ज्ञात करेंगे। तो 24 गुणे 27 बराबर k मिला हमें। आगे बढ़ते हैं।
तो के बराबर हो गया, गुणा करने पे आया 648। अब प्रश्न के दूसरे हिस्से में देखते हैं, x 36 है तब y कितना होगा, मतलब पेटियां कितनी लगेंगी। तब कैसे हल करेंगे, x 36 है, y कितना, तो समीकरण में, समीकरण है x गुणे y बराबर k। तो x का मान 36, y का मान ज्ञात करना है और k का मान हमने ज्ञात किया है 648, 648। इसी अनुसार हम प्रश्न हल करेंगे। तो y बराबर हो गया 648 अपॉन 36, 36 में भाग, 36 से भाग, तो y बराबर 2 से काटते हैं 36 को, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 18 आ गया। 648 को 2 से काटेंगे तो पहले 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। चलिए 18 को हम सीधे 2 से काटेंगे तो 2 9 18, 324 को 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4। अब सीधे 9 से काटते हैं, 9 के पहाड़े में आएगा यह, 9 एकम 9, यहाँ आएगा 9 एकम 9, 7 बचा, 9 अट्ठे 72, 18 हो गया। तो y का मान हो गया 18, अर्थात 18 पेटियाँ लगेंगी 36 सेव प्रत्येक पेटी में रखने पर। तो प्रत्येक पेटी में 36 सेव रखने पर कुल 18 पेटियाँ लगेंगी। अब चलते हैं पेज नंबर 40 पर, प्रश्न संग्रह 7.3। उसके पहले ज़्यादा चर्चा की ज़रूरत नहीं है, सेम इसी तरह से प्रश्न है ये, इसलिए हम प्रश्न द्वारा ही उसको समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा प्रश्न, यदि 15 मजदूरों को एक दीवार बनाने में 48 घंटे लगते हैं तो 30 घंटे में वही कार्य पूरा करने के लिए कितने मजदूर लगेंगे। पहले 48 घंटे हैं, बाद में कम समय में काम पूरा करना है 30 घंटे में, तो मजदूरों की संख्या बढ़ जाएगी, बढ़ानी पड़ेगी, है ना, ये ध्यान रखना है हमको। तो इसमें कौन कौन से 2 घटक हैं, मजदूरों की संख्या x और समय है y घंटे, और ये प्रतिलोम विचरण में होंगे, हमने देखा ये, इसलिए इसको प्रतिलोम विचरण में लिखेंगे। तो 15 मजदूर 48 घंटे, तो x प्रतिलोम विचरण y है, इसलिए x गुणे y बराबर k, यह समीकरण रूप हो गया इसका। k क्या है, अचरांक है हमेशा, और ये विचरण का समीकरण है। जब x बराबर 15 है तो y बराबर 48। आगे क्या करना है, सेम वही प्रोसीजर जो हमने इसके पहले किया, तो आप अपने नोटबुक में इसको हल करने का प्रयास करेंगे और इसके सारे प्रश्न इसी तरह से हल करने हैं। तो बच्चों, विचरण के प्रश्न हल करते समय इन बातों को नोट करके रखें, हमेशा याद रखें कि पहले प्रश्न के 2 भागों को समझना है, उसके बाद प्रत्येक भाग में कौन कौन से दोनों घटक हैं उसको समझना है, उसी को x y मानेंगे, और उसके बाद पहचानेंगे कि वह विचरण प्रत्यक्ष है या प्रतिलोम है। फिर समीकरण बनाएंगे और समीकरण बनाने के बाद k का मान ज्ञात करेंगे और फिर वापस से समीकरण का उपयोग करते हुए दूसरे भाग की जानकारी से अज्ञात राशि का मान ज्ञात करते हैं। यह इसका तरीका है। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा, और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।